हेलो हाय गुड मॉर्निंग। सो आज जो है मैं आपको डिपेंडेंट ब्रांचेस करवाने वाला हूँ। चल जा यार। डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस। सर ये डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती है? ये वो ब्रांच होती है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बनाती। जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बनाती। ये वो ब्रांचेस होती है जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस बनाता है। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस जो है उसमें ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो एचओ के पास रहता है। एचओ ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। ब्रांच कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करती है। तो सर बताइए कि हम डिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में प्रॉफिट कैसे निकालें, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करें। दोस्तों इसका जो है एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है और पहले मेथड का नाम है डेटर मेथड, जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। डेटर मेथड। डेटर मेथड में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में आपने ब्रांच अकाउंट बनाया है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में आपने ब्रांच अकाउंट बनाया है, आपको वही ब्रांच अकाउंट बनाना होता है। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। आपको याद होगा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में क्लोजिंग के टाइम, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड, हम ब्रांच के सभी एसेट्स, सभी लाइबिलिटीज एचओ को ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होती है ब्रांच एसेट डेबिट, ब्रांच एसेट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और लाइबिलिटीज़ है वो भी हम ले लेते हैं। तो लाइबिलिटीज़ कुछ इस प्रकार आती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज़। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ? ये पूरा प्रोसेस जो है, इस पूरे प्रोसेस में ब्रांच के एसेट, ब्रांच की लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी जो एचओ ने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर ली। आपको क्या करना है, आपको इसे रिवर्स करना है। यानी कि साल के बिगिनिंग में आप इस एंट्री को रिवर्स करेंगे और साल के एंड में यही एंट्रियाँ रिकॉर्ड करेंगे। और इसके अलावा जो एचओ ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है उसे आप ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस। आपको याद होगा ब्रांच के एसेट आते हैं, ब्रांच की लाइबिलिटीज़ आती है और इसमें फिर पीएनएल भी तो आता है। लाइबिलिटीज़ में पीएनएल भी तो आता है। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आप नहीं लिखेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट लॉस अपने आप निकल कर आ जाएगा। यानी आप सभी चीज़ ब्रांच की एसेट और लाइबिलिटीज़ क्लोजिंग है उसको पहले रिवर्स करेंगे। जैसे ही आप रिवर्स करेंगे ब्रांच का बैलेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो जैसे ही आपने क्लोजिंग एंट्रीज पास करी, ब्रांच अकाउंट जो है वो एचओ से हट जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बैलेंस आ रहा होता है जो कि डेबिट और क्रेडिट का नेट बैलेंस होता है। नेट बैलेंस, करेक्ट। डेबिट और क्रेडिट का नेट बैलेंस होता है। जब आप इसको साल के बिगिनिंग में नेक्स्ट ईयर रिवर्स करेंगे तो जो ब्रांच का बैलेंस अभी आपने जीरो किया है ना, सारे के सारे एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करके, वो जब रिवर्स करेंगे ना तो वापस से वो उतना ही बैलेंस आ जाएगा जो पहले था। फिर इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं जैसे नॉर्मली एचओ करता है, पीएनएल को छोड़ के। और एंड में जो क्लोजिंग एंट्रीज है वो पास कर सकते हैं। तो पीएनएल का बैलेंस नहीं डाला, बाकी सारी ट्रांजेक्शन डाल दी, ऑटोमेटिकली पीएनएल जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। तो आपको जो है ब्रांच अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे? मेरे साथ लिखिएगा। टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस या टू ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश। ये ओपनिंग बैलेंसेस है ब्रांच के, वो डाल दिए, रिवर्स कर दिए। अब जो भी ट्रांजैक्शन एचओ ब्रांच के साथ कर रहा है वो आप पास करिए। जैसे कि गुड्स ब्रांच को भेजे, तो गुड्स भेजे तो क्या होगा? एचओ बोलेगा मेरे गुड्स चले गए, गुड्स को क्रेडिट कर देगा और ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देगा। वही एंट्री यहाँ पास करनी है आपको। कुछ ना कुछ बैंक से आपने पेमेंट कर दी ब्रांच के लिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ब्रांच के साथ जो भी एचओ ट्रांजैक्शन करता है उसे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अब एक बात यहाँ पर ये आ गई कि आपने जो है ब्रांच को गुड्स भेज दिए 30,000 के, ब्रांच ने उसमें से जो है 20,000 के गुड्स जो है क्रेडिट पे भेज दिए। तो जब क्रेडिट पे गुड्स बेचे तो एचओ के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई क्या? नहीं। ब्रांच के लेवल पर ही ट्रांजैक्शन रही, एचओ के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। जब एंड में डेटर्स आएंगे तो यहाँ पर आप क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे डेटर का, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कैश का लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जी। एंट्रियाँ पास करते हो ना, वो आ जाएगा। पीएनएल नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ लिखेंगे। अगर डेटर से कैश रिसीव हो गया
अगर डेटर से कैश रिसीव हो गया, कैश से सेल्स कर दी, जो कैश का पैसा है वो डायरेक्टली एचओ अकाउंट में आता है, क्योंकि ब्रांच का अलग से अकाउंट मेंटेन ही नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो जब कैश आ रहा है तो वो सब तो अब यहाँ डालेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट वगैरह होगा ना, जो डेटर से पैसा वैसा आ रहा है वो अब यहाँ डालेंगे ना, वो एचओ के अकाउंट में आ रहा है डायरेक्टली, एचओ के बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन हो गई है, उसे आप डाल दीजिए। जैसे ही एचओ का बैंक में कैश बैलेंस बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू ब्रांच, क्योंकि कैश रिसीव हो गया। तो जो जो एंट्रियाँ एचओ के साथ हो रही है ब्रांच की, वो सारी एंट्री आपको यहाँ पास करनी है, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ रही है। बकिंगहम ब्रोस बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। तो अपनी ब्रांच को कॉस्ट पर ही भेजते हैं, कई लोग जो है मार्कअप जोड़कर सामान को जो है सेंड करते हैं, ये वैसे ही करते हैं जी। हाउएवर डायरेक्ट परचेज आर ऑल्सो मेड बाय द ब्रांच फॉर विच पेमेंट्स आर मेड एट हेड ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब परचेज ब्रांच करेगा, बट पेमेंट अगर हेड ऑफिस कर रहा है तो हेड ऑफिस की बुक्स में तो एंट्री आएगी, और ब्रांच तो बुक्स बनाती नहीं है। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच टू एचओ। तो जब डेली कलेक्शन ब्रांच एचओ को ट्रांसफर करेगा, उसकी एंट्री फिर एचओ पास करेगा। प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ बाय डेटर मेथड। तो यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1 जनवरी 2021 का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। कौन कौन सा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है? इम्प्रेस्ड कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ, डायरेक्ट परचेज, ये सारा ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस की जो एंट्री है वो आप ब्रांच अकाउंट में पास करेंगे। ये नागपुर ब्रांच का जो है ना, वो मैं अकाउंट बना रहा हूँ एचओ की बुक्स में, एचओ की बुक्स में बना रहा हूँ। इसको सीधा खींचिए, इसको ऐसे डालिए सीधा, ठीक है सर। और ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं उन्हें आप रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स कैसे करेंगे? जो भी डेबिट बैलेंसेस हैं उन्हें क्रेडिट कर देंगे और ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है सर। तो ये आप कैसे कर रहे हैं जी? वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमेशा करते हैं। सारे का सारा जो है ओपनिंग बैलेंस को आप यहाँ डाल रहे हैं, ओपनिंग ब्रांच बैलेंस, इम्प्रेस्ड कैश, सारा लिखिएगा, इम्प्रेस्ड कैश 2000, ओके। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 25,000, स्टॉक जो है वो है टोटल आपका 40,000। देखिए 2 टाइप का स्टॉक होता है ना, कुछ एचओ से गया, कुछ वहाँ पर खरीदा होगा, पर टोटल स्टॉक तो 40,000 का ही है ना ओपनिंग बैलेंस। आपने ओपनिंग बैलेंसेस को रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने से क्या हुआ? जितना भी एसेट थे उसे आपने पहले डेबिट करके ब्रांच को क्रेडिट किया हुआ था लास्ट ईयर, रिवर्स करने से जो है ब्रांच का बैलेंस उत्पन्न हो गया, डेबिट बैलेंस ब्रांच का उत्पन्न हो गया, पहले जैसा बन गया। अब जो जो एंट्रीज हुई है उन्हें पास करेंगे। जैसे कि आपने कैश सेल्स करी, तो कैश सेल्स का मतलब क्या है भैया? डेली बेसिस पर रेमिटेंस आती है। तो जो भी रेमिटेंसेज हैं, यानी कि आप लगा लीजिए कि जो भी पैसा बैंक में रिसीव होता है वो आपका कैश सेल्स का पैसा आपके बैंक में आएगा। तो बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू ब्रांच, ब्रांच क्रेडिट होगा। तो ये कितना है? 45,000, 45,000, 45,000, राइट। उसके बाद कुछ क्रेडिट सेल्स भी कर दी है। अब जो क्रेडिट सेल करी होगी वो तो ब्रांच ने खुद करी होगी, तो एचओ के साथ तो उसका कोई लिंक ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि 1,30,000 की क्रेडिट सेल्स तो हुई है ब्रांच में, ब्रांच रिकॉर्ड नहीं बनाती, कोई बात नहीं, पर एचओ भी उसका क्या रिकॉर्ड करेगा? अपने ब्रांच अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच के साथ तो ट्रांजेक्शन ये हुई नहीं है 1,30,000। कुछ जो है डायरेक्ट परचेजेस करी गई है, ब्रांच ने डायरेक्ट परचेजेस करी है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्ट परचेज के पैसे सीधा एचओ देता है। तो डायरेक्ट परचेज कितनी है? 45,000। पैसे कितने दिए? एचओ ने दिए। एचओ पैसे देगा तो क्या होगा? एचओ का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, एचओ का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो एचओ की बुक्स में क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा। जो भी आप लेना चाहें, क्रेडिट परचेजेस है क्या? डायरेक्ट परचेज है, तो क्रेडिट पे है नहीं, ये पता नहीं। यहाँ पर कैश नहीं लिखा तो इसे क्रेडिट पे मान सकते हैं,
एचओ करता है ब्रांच के लिए परचेज, मतलब सीधा जो है गुड्स तो ब्रांच को पहुंचाएंगे, पर एचओ ने जो है वो खरीदे हैं। डायरेक्ट परचेज जो है खरीदी तो ब्रांच ने है, इसकी पेमेंट एचओ करेगा, इसकी रिकॉर्डिंग एचओ ही करेगा। तो एचओ ने रिकॉर्ड ही कर लिया, सीधा सीधा क्रेडिटर अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, ले भाई 45,000 पैसे हम ही देंगे इसको, रिकॉर्डिंग भी हम ही कर रहे हैं, सीधा सीधा हमें बस बिल दे देना। कस्टमर से जो है 3,000 का रिटर्न आ गया, तो भैया ये आपने 1,30,000 बेचे थे, 1,30,000 बेचे थे, 3,000 का रिटर्न हो गया, सही है, 3,000 रुपये का रिटर्न आ गया। गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, एचओ ने जो है गुड्स ब्रांच को दिए, तो जब गुड्स देंगे तो गुड्स जो भेजे उसे क्रेडिट करेंगे, ब्रांच को डेबिट करेंगे। क्यों? अरे भैया ये गुड्स जो भेज रहे हैं इसे परचेज की तरह मानो ना, तो परचेज क्रेडिट होगा ना, कम होएगा तो वैसे ही आप जो गुड्स भेजे उसे क्रेडिट करेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसको दोबारा लिखते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच जो है वो है 60,000। एक एक एंट्रियों को पास करते जाएंगे जैसे जैसा आएगी। ट्रांसफ़र फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, एचओ से 4,000 रुपये ट्रांसफ़र करे गए पेटी कैश एक्सपेंसेस के नाम पे, तो एचओ की बुक्स में जो है पेटी कैश एक्सपेंस जो है या कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ होगा। एचओ अगर कैश भेजेगा तो कहीं ना कहीं कैश कम होएगा ना, और कैश कम होने पर क्रेडिट होता है, तो ब्रांच अकाउंट दूसरा एंट्री तो ब्रांच अकाउंट में आएगी, राइट। बैंक से पेमेंट करी है या जो भी है, पेटी कैश। कुछ जो है वो बैड डेट हो गए हैं 1,000 के, तो ये रिटर्न आ गए, ये क्रेडिट पर बेचे थे और ये जो है बैड डेट हो गए हैं। तो साइड में लिख कर रखो ना, ब्रांच पर हुए हैं, एचओ के साथ ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है। डिस्काउंट दे दिया कस्टमर्स को 2,000 रुपये का, तो भैया जितना का बना था क्रेडिट सेल 2,000 तो डिस्काउंट में निकल जाएगा। ये आपको रिसीव होंगे, द आंसर इज नो, रिसीव नहीं होंगे। रेमिटेंस जो है 1,65,000 की रेमिटेंस रिसीव हो रही है, 1,65,000 की रेमिटेंस रिसीव हो रही है। सर रेमिटेंस का मतलब पता है? रेमिटेंस का मतलब है कि ब्रांच से आपको कैश कितना आ रहा है। तो रेमिटेंस अगर देखें तो यहाँ पर जो रेमिटेंस का मतलब है ये अलग से रेमिटेंस नहीं गिवन है, ये टोटल रेमिटेंस गिवन है कि भैया ब्रांच से एचओ के पास 1,65,000 का रेमिटेंस आया, यानी पैसा आया है। तो भैया 45,000 तो कैश सेल्स का आया होगा, बाकी जो बचा हुआ 1,20,000 है वो कहीं ना कहीं जो है कैश जो है डेटर से आया होगा। समझ रहे हैं आप? डबल काउंटिंग हो गई ना, एक तो यहाँ पर 45,000 लिख दिया कैश सेल्स, दूसरा यहाँ रेमिटेंस लिख दिया। रेमिटेंस का मतलब है सारा का सारा पैसा। तो आप ये ना माने कि भाई 45,000 कैश सेल्स आया वो अलग और फिर रेमिटेंस आया 1,65,000 वो अलग। अरे नहीं, 1,65,000 की टोटल रेमिटेंस आई है, 45,000 क्योंकि पहले रिसीव हो गए इसलिए 1,20,000 और जो है कैश डेटर के आए होंगे, डेटर से कैश आया होगा। और कुछ जो है रेमिटेंस भेज तो दिया, रिसीव नहीं हुई है, तो उसकी भी एंट्री मिसिंग एंट्री है, तो पास कर लो। कैश जो है डेटर से है पर ट्रांजिट में है। होता है ना, हम पास करते हैं एंट्री की, भैया ब्रांच ने तो भेज दिया, आपके पास नहीं पहुंचा तो आपने एंट्री पास नहीं करी, उसको पास कर लो। क्या करोगे? कैश डेबिट करोगे। रेमिटेंसेज है ना, सारा कैश कैश में जा रहा है, बैंक में जा रहा है, डेबिट करोगे, ब्रांच को क्रेडिट करोगे। ब्रांच एक्सपेंसेस जो है डायरेक्टली एचओ ने दे दिए, तो एचओ जैसे ही पेमेंट करेगा, एचओ का बैंक अकाउंट कम होएगा और दूसरी एंट्री ब्रांच में डालेगा 30,000। ये क्या है? एक्सपेंसेस हैं। तो आप सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में जो एंट्री करते थे वो ब्रांच अकाउंट में कर रहे हैं, पीएनएल को छोड़ के। पीएनएल बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, स्टॉक का आ रहा है 25,000, स्टॉक का है 25,000। डेटर का गिवन नहीं है, इम्प्रेस्ड कैश का गिवन नहीं है बैलेंस, और पेटी कैश के एक्सपेंस 4,000 के करें। तो भैया जब पेटी कैश हमने 4,000 भेज दिया तो ब्रांच में 4,000 पहुंचने के बाद ब्रांच ने उसको खर्च कर दिया होगा, हमें उससे क्या, हमने तो जो ब्रांच को भेजा 4,000 वो हमने डाल दिया, अब ब्रांच ने उसको खर्च कर दिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए डेटर का बैलेंस कितना आ रहा होगा और कैश का कितना आ रहा होगा। कैश तो जो है आपका देखेंगे तो 2,000 का ओपनिंग है, 4,000 भेजा, 4,000 का खर्चा भी हो गया, तो फिर 2,000 बचा होगा। क्लोजिंग बैलेंस में ब्रांच के पास, ब्रांच रिकॉर्ड नहीं बनाता, आप ही देख रहे हो, ब्रांच ने नहीं बनाया तो आप ही देख रहे हो कितना बचा होगा ब्रांच के पास। 2,000 ओपनिंग था, 4,000 और भेजा, 4,000 का खर्चा भी हो गया, तो ब्रांच ने करा होगा खर्चा। क्लोजिंग की तो हम एंट्री पास करते हैं ना जी, ब्रांच के सभी बैलेंसेस को अपनी बुक्स में डालते हैं, तो उसमें कैश का बैलेंस भी कुछ पड़ा होगा, वो हम डाल रहे हैं खुद ही कैलकुलेट करके।
इंडिपेंडेंट में क्या होता था, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस से देखकर कर लेते थे इनकॉर्पोरेट। यहाँ पर वो ट्रायल बैलेंस नहीं है क्योंकि ब्रांच कुछ बनाता नहीं है, तो एचओ ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया कि हाँ 2000 बचा होगा, उसको डाल दिया, क्लोजिंग। और आखिरी डेटर, अरे भैया डेटर का कितना बैलेंस बचा होगा, 1,30,000, 1,30,000 की आपने सेल्स करी है, ठीक है सर, 3,000 रुपये का रिटर्न आया है, 1,000 रुपये के बैड डेट हैं, 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, माइनस कर लीजिए, 6,000 माइनस करेंगे 1,24,000 आएगा, 1,24,000 आएगा। और 1,24,000 में देखेंगे कि 1,25,000 का तो कैश डेटर से रिसीव हुआ है, क्योंकि टोटल रेमिटेंस से कैश सेल माइनस करे तो बाकी डेटर से ही आया होगा। समझ रहे हो, ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे आपको। एचओ सब कुछ देख रहा है, एचओ को लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। हाँ भैया हाँ, डेटर से 1,25,000 आया, 1,24,000 का इस साल का था, ओपनिंग का भी था 25,000, तो 25,000 ओपनिंग था, 1,24,000 आया और 1,25,000 का पैसा रिसीव हो गया। तो नेट सेल में तो 24,000 के डेटर बचे होंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करके जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में एंट्री पास करते हैं वो एंट्री पास कर दी। तो अगर आप इसको सबको प्लस माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि भैया बाकी का बैलेंस कुछ प्रॉफिट का ही बैलेंस रहा होगा। सारी एंट्रियां पास कर दी है तो एंड में बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट की ही आई होगी, उसे आप नेट प्रॉफिट में अपने ट्रांसफ़र कर देना, जो कि निकल कर आ रही है 15,000। यानी कि ब्रांच अकाउंट का ब्रांच अकाउंट बनाना है, पर ब्रांच बुक्स में कुछ नहीं बनेगा, ब्रांच कुछ नहीं बना रही, हमें ही वो कैलकुलेट करना है कि ब्रांच के पास ये गया तो उसमें क्या रहा होगा बचा हुआ, जो कि हम टेक ओवर करेंगे तो ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। नेट प्रॉफिट पता नहीं तो वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस का, डेटर मेथड का। ये आपकी बुक में भी दे रखा है, बुक में सारी चीज़ें करके दी है, बट मैंने एक एक चीज़ सॉल्व कराई है। वर्किंग नोट भी बनाया हमने, बिना वर्किंग नोट के कर दिया जितना होता था। तो ये आपका जो है कामयाब हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो मैं स्टॉक एंड डेटर मेथड आपको बताऊंगा, और स्टॉक एंड डेटर के बाद लगभग आपका सारी चीज़ें कंप्लीट ही हो जाएगी। डोंट वरी एट ऑल। आप चाहें तो इसमें एक मेथड और भी होता है दोस्तों, इसमें एक मेथड और भी होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। इसमें क्या होता है कि ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है बाय एचओ। तो सेम क्वेश्चन जो हमने करा उस क्वेश्चन के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अच्छा अगर ब्रांच पीएनएल अपना खुद बनाएगा तो उसमें क्या क्या डालेगा। तो उसमें वो क्या डालेगा, ओपनिंग स्टॉक तो डालेगा, एचओ से गुड्स है वो डालेगा, यानी अपना पीएनएल ना बनाकर ब्रांच का बना रहे हैं, पर बना एचओ ही रहा है। क्यों एचओ बना रहा है भैया, क्योंकि ब्रांच तो बुक्स बनाती नहीं है। परचेजेस डालेगा, सेल्स होगी तो सेल डालेगा, कैश की है तो कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट, रिटर्न है तो माइनस करके दिखाएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डालेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी किया जाएगा, पूरा पीएनएल की तरह बनेगा। इसमें कोई भी जो है आपका जो है बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं है। जो सभी खर्चे हुए हैं, खर्चे यहाँ डालेंगे तो नेट प्रॉफिट तब भी 15,000 ही आएगा। तरीके अलग अलग है, कन्फ्यूज़ मत होना, टैली कराने की कोशिश मत करना इसमें ऐसे उसमें ऐसे क्यों है। आपने पीएनएल बनाना था, आपने पीएनएल बनाया, आपने ब्रांच अकाउंट बनाना था, ब्रांच अकाउंट बनाया, उसमें नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आया। क्यों, क्योंकि जब आप एंड में सारी चीज़ें कैरी करते हैं तो पीएनएल भी कैरी करते हैं। आपने पीएनएल छोड़ कर बाकी सब डाल दिया तो पीएनएल का बैलेंस तो आना ही था, बैलेंसिंग फिगर। ब्रांच अकाउंट बनाया ना आपने, एसेट लाइबिलिटी सारे कैरी करते हैं, पीएनएल भी कैरी करते हैं बैलेंस, और ब्रांच जीरो हो जाता है फिर एचओ की बुक्स में एसेट लाइबिलिटीज आने के बाद। अब पीएनएल को नहीं लाएंगे, बाकी सब कुछ ले आएंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट ही आना है, तो वो आ गया। और फाइनल मेथड क्या है, उसमें फाइनल मेथड में क्या बोला हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है जी। उसमें एसेट का कुछ लेना देना नहीं है, लाइबिलिटी का कुछ लेना देना नहीं है, सारा पीएनएल बनाओ। आप जो है पीएनएल तैयार करिए, और पीएनएल जो है प्रॉपर जो है आप बना लीजिए, एसेट लाइबिलिटीज़ का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है स्टॉक एंड डेटर मेथड कराऊंगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच से ही एक हल्का सा कॉन्सेप्ट निकलकर डिपेंडेंट ब्रांच का भी डेटर मेथड हो गया, फाइनल मेथड हो गया। स्टॉक एंड डेटर कराते ही चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।